देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास 10 कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का आज मैं आप लोगों को पूरा फुल रिवीजन करवाने वाला हूँ। पूरा का पूरा अध्याय समझाने वाला हूँ। आपको हाथ बांध करके पूरा फोकस के साथ समझना है और समझने के बाद आपके पास जो भी गाइड हो, आपके पास जो भी मटेरियल हो, आपके पास जो भी नोट्स हो, आपको उसको याद करना है ना। मैं समझा करके आपको अध्याय बहुत आसान कर दूंगा। अम्ल क्षारक एवं लवण हमारा अध्याय कौन सा है? अम्ल क्षारक एवं लवण यहाँ पर हमारा अध्याय है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल वही होता है जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं, जिसको हम एसिड भी कहते हैं। तो देखिए, अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यदि आप अम्ल का टेस्ट करके देखोगे तो स्वाद में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि आप नीला रंग का लिटमस पेपर लोगे, आप कौन से रंग का लिटमस पेपर लोगे? यदि आप नीले रंग का लिटमस पेपर लोगे और उस नीले रंग के लिटमस पेपर में यदि आप क्या डाल दोगे? अम्ल डाल दोगे, तो नीले रंग का लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिर से अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल किसको बोलेंगे? अम्ल बताओ। वेरी गुड, है ना। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। जैसे कि अम्ल, इमली में अम्ल पाया जाता है, इसलिए जब इमली खाते हो कैसी लगती है? हल्की सी खट्टी लगती है, दांत खट्टिए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। इमली का गुटखा बचपन में आप लोगों ने खाए होंगे भयंकर। बचपन में हम लोग इमली झोड़ते थे और इमली का गुटखा अच्छा कूट कूट के बिल्कुल उसमें हिरोती नमक तेल डाल के बिल्कुल भयंकर खाते थे हम लोग, है ना, इमली का गुटखा। आम भी खट्टा होता है, कच्चे आम, उसमें भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। दही भी कैसा होता है? खट्टा होता है, दही में भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल के बाद में करूँगा क्षार क्या होता है। क्षार किसे कहते हैं? जब तुम छोटे रहे होगे तुमने कई बार देखे होंगे साबुन लगाते लगाते कभी साबुन मुंह के अंदर गई है तो साबुन का टेस्ट कैसा लगता है? टेस्टी लगता है क्या? साबुन नहाने वाली साबुन रे, धोखे से कहीं मुंह के अंदर चल जाती है, फिर शैम्पू लगा रहे हो मुंह के अंदर चला जाता है शैम्पू, टेस्ट कैसा लगता है? कड़वा लगता है। साबुन का स्वाद कैसा लगता है? खा के मत देख लेना, है ना। साबुन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो साबुन में क्षार मिला होता है। साबुन में क्या मिला होता है? क्षार मिला होता है। तो क्षार जो होते हैं ना, जो क्या बोला मैंने? क्षार जो होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। क्षार कैसे पदार्थ होते हैं? नींबू, कच्चा नींबू खा के देखना, कड़ू कड़ू लगेगा, है ना। कैसा लगता है? कसेला लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं? कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे या कसेले होते हैं। कैसे होते हैं? कसेले होते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे या कसेले होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। किसको क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं और
क्षार स्वाद में कैसे होते, कड़वे कसैले होते, और लाल पेपर को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। इसकी शर्ट जैसे लाल रंग का पेपर रहता है ना, और उसको ले जाके अपन उसको उतार के डोब देते, अपन काय में डोब देते, क्षार में डोब देते, तो वो क्या हो जाती, नीले रंग की हो जाती है ना। और फिर अम्ल में डोबते फिर कौन सा रंग की हो जाती, नीले से लाल। अम्ल नीले से क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार लाल से नीला कर देता है, कौन, क्षार। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा या कसेला होता है। अब अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, अगला यहां पर क्या है आपका, अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब आपके पास एक विलयन रखा हुआ है, आपके पास क्या रखा हुआ है, विलयन रखा हुआ है। अब आप पता कैसे लगाओगे कि हमारे पास ये जो विलयन रखा हुआ है, या हमारे पास जो लिक्विड रखा हुआ है, ये एसिड है, ये अम्ल है या क्षार है, पता कैसे लगाओगे। तो ऐसे पदार्थ जो ये सूचना देते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। देखो, बे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन, फिर से बे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन, या तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं वो, या फिर संश्लेषित मतलब कि हमारे द्वारा बनाए गए भी हो सकते हैं। तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन, क्या बोला मैंने, वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन, क्या बोला मैंने, वे प्राकृतिक रसायन या संश्लेषित रसायन। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरली बनाए गए, और संश्लेषित का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा बनाए गए। वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन, फिर से वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, जो हमको ये सूचना देते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि बीकर के अंदर अम्ल है या क्षार है, जो सूचना देते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो हमको सूचना देते हैं कि भैया अम्ल है या क्षार है, उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। फिर से परिभाषा क्या है, वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अब अगला है भैया तनुकरण से आप क्या समझते हो, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है आपका, तनुकरण। पहले बताओ अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, चल बता, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, बाजू वाला, मुंडी हिलाना से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। पीछे पीछे कोई, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। बताओ, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। ऐसे प्राकृतिक रसायन या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अब अगला यहां पर आपका तनुकरण से क्या समझते हो, तनुकरण से क्या समझते हो, तनुकरण का मतलब क्या होता है। देखो, आपने लिए एक गिलास पानी, देखो आपने क्या लिए, आपने लिए एक गिलास पानी, के लिए आपने एक गिलास आपने पानी लिए, ये लिए हमने यहां पर एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी, इस पर हमने मिलाए अम्ल मिलाए, या क्या मिलाए हमने इसमें, क्षार मिलाए। और अम्ल की एक विशेषता ये है, अम्ल किसको बोलेंगे मालूम है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, मान चलो आपने एक इतना सारा अम्ल लिए, है ना, ठोस अवस्था में के लिए आपने इतना सारा अम्ल का डिगला लिए, और जैसे यदि आप उस अम्ल को पानी में डाल दोगे, मान चलो मैंने HCl लिया इतना सारा, बुरादा लिया, HCl लिया मैंने, HCl एक प्रकार क्या है, HCl एक प्रकार का क्या है यहाँ पर आपका
अम्ल है। अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है, अम्ल को जब कहाँ मिलाया जाता है, अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो अम्ल क्या करते हैं मालूम है? अम्ल पानी में घुलने के बाद 2 आयनों में टूट जाते हैं। बाहर चल जाओ, हरकत मत दिखाओ। अम्ल जो होते हैं, HCl यहाँ पर अम्ल है, जब HCl अम्ल को जब आप जल में घोलोगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। अम्ल को जब आप पानी में घोलोगे तो ये 2 आयनों में वियोजित हो जाता है। पहला बनाता है H+ आयन और दूसरा क्या बनाता है? Cl- आयन। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन प्रदान करते हैं। फिर से अम्ल की एक और परिभाषा क्या है? अम्ल की एक परिभाषा और, स्वाद में खट्टे तो होते हैं लेकिन एक परिभाषा और, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं। अब आपने इसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम अम्ल बोलेंगे। फिर से अम्ल की परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं। कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत शानदार। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं। अब क्षार किसे कहते हैं वो देखेंगे। मैंने एक क्षार लिया, क्या? मैंने एक क्षार लिया NaOH। क्या लिया मैंने? NaOH लिया। इसको मैंने कहाँ में घोला? जल में घोला। तो जब मैं इसको घोलूँगा NaOH को तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। पहला बनाएगा Na+ और दूसरा क्या बनाएगा यहाँ पर? ये OH-। तो क्षार जो होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर हाइड्रॉक्सिल आयन, हाई H यानी हाइड्रोजन का हाई और O यानी हाइड्रोक्सिल, ऑक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फिर से क्या बोला मैंने? अम्ल वे पदार्थ होते, क्षार, ये क्या है आपका? क्षार है। ये क्या है यहाँ पर आपका? क्षार है। क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर क्या देते हैं आपको? OH- आयन प्रदान करते हैं। क्या बोला मैंने? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर या पानी में घोले जाने पर OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, बैठ जाइए। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। समझ में आया आपको? अब मैंने लिया एक पानी लिया, मैंने क्या लिया? 1 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने क्या लिया? दिख रहा है पानी? ये पानी गिलास रखा है, ये छोड़ दिया मैंने। ये पानी गिलास दिखना चाहिए, है ना? कल्पना करो कि ये पानी क्या रखा है गिलास, इमेजिनेशन करते आना चाहिए। क्योंकि किसी इंसान ने पहले बोले थे कि इंसान आसमान में पक्षी की तरह नहीं उड़ सकता, लेकिन दो राइट बंधुओं ने दिमाग में पहले उनको, हेलीकॉप्टर वैसे नहीं बना था, हेलीकॉप्टर वास्तविकता में बनता उससे पहले दिमाग में बना था। दिमाग में बन गया था कि ऐसा ऐसा हेलीकॉप्टर रहेगा और वो ऐसा ऐसा उड़ेगा, और जो दिमाग में बना था उसको बस फिर कर्म करके उसको आकार दिया गया। इसलिए पहले दिमाग में कोई भी चीज़ बनती है, फिर कहाँ बनती है? वास्तविक रूप में बनती है ना? ये देखो, ये क्या रखा है? 1 गिलास पानी रखा है, और मैंने अच्छा सारा अम्ल लिया। अच्छा सारा मैंने क्या लिया? अम्ल लिया और घोल दिया। इस पानी में मैंने बहुत सारा या तो अम्ल घोल दिया या क्या घोल दिया? मैंने बहुत सारा क्षार घोल दिया। अब इतना सारा मैंने अम्ल घोल दिया कि 95% क्या है यहाँ पर? इसमें अम्ल है, और सिर्फ 5% क्या है? इसमें पानी है। अगर 100 भाग करेंगे, मतलब कि 100 चॉकलेट में से 95 चॉकलेट हो गई डेयरी मिल्क की और 5 चॉकलेट हो गई मंच की। आया समझ में? मतलब कि अधिक मात्रा में अम्ल है यहाँ पर। अधिक मात्रा में कौन है? अम्ल है। मतलब कि 95% यहाँ पर क्या है? तुम्हारा एसिड है, और सिर्फ 5% तुम्हारा यहाँ पर क्या है? जल है या पानी है। जल या पानी तुम्हारा सिर्फ कितने % है? 5% है। आया समझ में? 95% क्या है? एसिड, और 5% क्या है? पानी। तो ये ऐसे जो विलयन होता है, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। सांद्र मतलब गाढ़ा।
जैसे कि पानी में शक्कर बहुत ज़्यादा घोल दी अपन ने तो गाढ़ी चाशनी बन जाती है, उसको हम सांद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम सांद्र बोलेंगे। क्लियर है ना? ये सांद्र विलयन है। अब तनुकरण का मतलब क्या होता है? अब इसमें आप पानी मिलाते जाओगे। अब आपने इसमें क्या मिलाना शुरू कर दी है? आपने इसमें क्या मिलाना शुरू कर दी? यहाँ पर देखो ना, आपने यहाँ पर लिए मोटर, है ना, और मोटर से यहाँ पर आपने पानी मिलाना शुरू कर दिए। क्या मिलाना शुरू कर दिए? पानी मिलाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, तो पानी मिलाने से क्या होगा? मेरे को ये बताओ। पानी मिलाने से जो होगा, शक्कर की एक चाशनी है चाशनी अच्छी गाढ़ी है। अब जैसे जैसे पानी मिलाते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार अभी 95% अपने पास पेवर एसिड है। वो इतना पेवर एसिड है कि कुर्सी में डाल देंगे तो कुर्सी पिघल के जल जाएगी। एसिड इतना खतरनाक रहता है ना कि नहीं? है ना? है ना? इतना खतरनाक क्या रहता है? एसिड रहता है। क्लियर? उसमें अपन क्या मिलाते जा रहे हैं? पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं। तो पानी मिलाने से फिर एक कंडीशन क्या जाती है कि 98% क्या बचेगा आपका? पानी, और सिर्फ 2% क्या रहेगा आपका? अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? पतला विलयन या डाइल्यूट बोलते हैं उसको। क्लियर है? आपके यहाँ जो बड़े स्कूल में जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो एसिड रखे हुए हैं वो तनु विलयन, तनु एसिड होते हैं, ताकि अगर प्रैक्टिकल करते समय अगर हाथ में गिर भी जाए तो फर्क पड़े क्या? नहीं पड़े। लेब में सब रखे, पॉलिएस्टर, है ना, सब रखे, वहाँ पर सब कुछ रखा है लेब में, है ना, ऐसा रहता है। क्लियर है? तो देखो तनुकरण की परिभाषा क्या होती है समझना। देखो तनुकरण, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से, फिर से तनुकरण, तनुकरण किसको बोलेंगे? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से, फिर से क्या बोला मैंने? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से विलयन में, काय में? विलयन में अम्ल मिलाएंगे तो H3O+ आयन की सांद्रता। आपके पास पेवर एसिड रखा हुआ है, एक बोतल में बिल्कुल 100% एसिड है, खोल दोगे तो धुआं निकलेगा उसमें ऑटोमेटिक, खतरनाक, देखने में डर जाए कोई छीना नहीं करके इसको। अब वो एसिड तुमने कहाँ में मिला दिए? एक बाल्टी पानी में मिला दिए। डेटोल की शीशी आती है, पेवर डेटोल रहता है, अपन 2 ढक्कन डेटोल कहाँ में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? तनु हो जाता है, वो पूरे उसमें मिल जाता है। उसी प्रकार जल में अम्ल या क्षार मिलाने से, क्या बोला मैंने? जल में अम्ल या क्षार मिलाने से, है ना, अम्ल मिलाएंगे तो H3O+ की सांद्रता कम हो जाएगी। अभी जो बोतल है, पेपर बोतल में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर H3O+ है, लेकिन जैसे इसको अपन पानी में मिला देंगे तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या यदि आपने क्षार मिला है तो क्षार मिलाने से OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस सांद्रता कम हो गई मतलब कि विलयन पतला हो गया। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं। जल में यानी पानी में, जल में अम्ल या क्षार मिलाने से, क्या बोला मैंने? जल में अम्ल या क्षार मिलाने से, जल में अम्ल या क्षार मिलाने से H3O+ आयन की सांद्रता अथवा OH- आयन की सांद्रता कम हो जाती है। फिर से H3O+ आयन की सांद्रता या OH- आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं। तनुकरण किसको बोलेंगे? कौन बताएगा? जल में अम्ल या क्षार मिलाने से विलयन में H3O+ की सांद्रता अथवा OH- की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड, है ना। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं। बैठ जाओ, है ना। समझ में आया तनुकरण? इसको अपन क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब अगला यहाँ पर आपका गंधीय सूचक किसे कहते हैं?
गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब होता है गंध, का मतलब होता है गंध। आपने देखे होंगे गंध दो प्रकार की, एक होती है सुगंध और एक होती है दुर्गंध, है ना कि नहीं। फूलों के बगीचे में जाओगे तो तुमको सुगंध आएगी, और नाले के पास से जाओगे तो क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, है ना, है ना। इसलिए फूलों के पास से गुजरा करो ताकि क्या आते जाए, सुगंध आती जाए, है ना। तो देखिए अब, है ना, समझना। तो गंध का मतलब होता है एक प्रकार की गंध लेना, है ना। तो होता क्या है, ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित होते हैं, अब वो बेचारे लिटमस पेपर का उपयोग तो कर नहीं सकते, लाल से नीला उनको दिखने वाला रंग, तो वो लोग उनके स्कूल में भैया उनको अगर पता लगाना है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो एक पदार्थ दिया जाता है, वो पदार्थ को विलयन में डाल देते हैं, और जैसे उस पदार्थ को विलयन में डालते हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है, और उनको बता दिया जाता है कि इसको सूंघो, अच्छा ये गंध आई मतलब अम्ले की है, और इसको सूंघो ये गंध आई मतलब काय की है, क्षार की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। देखो अब गंधीय सूचक की परिभाषा समझना, अब भी पूछ रहा हूँ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या बोला मैंने, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या बोला मैंने, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। क्या बोला मैंने, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। फिर से, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब अम्ल में डालेंगे तो गंध अलग रहेगी और क्षार में डालेंगे तो गंध अलग रहेगी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, क्या कहलाते हैं, है ना, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षार की पहचान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, है ना। अम्ल और क्षार की पहचान करने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। बन जाएगा, क्लियर है। चलो कौन बताएगा गंधीय सूचक किसे कहते हैं, चलो बता बताओ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गंध में अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार, बैठ जाओ ना। गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन करके आता है, क्या आप देख सकते हो, पीएच स्केल किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पर, पीएच स्केल या पीएच पैमाना, या पीएच पैमाना, इसको इम्पोर्टेंट है ना, या पीएच पैमाना किसे कहते हैं, या पीएच स्केल किसे कहा जाता है। तो समझेंगे पीएच स्केल क्या होती है ना। क्या बोला यहाँ पर मैंने, पीएच स्केल या पीएच पैमाना किसे कहते हैं। देखो पीएच स्केल या पीएच पैमाना, अब एक विलयन है, एक क्या है यहाँ पर तुम्हारा, विलयन है। अब पीएच एक स्केल होती है, पीएच एक क्या होती है, स्केल होती है। इसमें 14 तक के नंबर डाले होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। पीएच स्केल में कितने नंबर डले हुए होते हैं, 14 नंबर डले हुए होते हैं। और ये जो पीएच स्केल होती है, ये हमको ये बताती है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अगर किसी पदार्थ का पीएच स्केल में मान अगर कितना आया, 7 आया, कितना आया, 7, तो मतलब ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, वो कैसा रहेगा आपका, उदासीन रहेगा। पीएच स्केल में अगर किसी पदार्थ का मान कितना आया, 7 आया, मतलब वो पदार्थ कैसा रहेगा आपका, उदासीन रहेगा, ना तो वो अम्ल है और ना ही वो
क्षार है। जैसे पानी, पानी ना तो कड़वा लगता है और ना ही खट्टा लगता है। पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। पानी ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। लेकिन जैसे जैसे पीएच मान अगर 7 से कम होता जाता है तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। पीएच मान 6 हो गया मतलब अम्ल बन गया, 4 हो गया मतलब और पेवर अम्ल बन गया, 2 हो गया मतलब और भयंकर का अम्ल बन गया, 0 हो गया मतलब बहुत भयंकर का एसिड बन गया, जला देगा बिल्कुल, है ना। और अगर पीएच मान 7 से अधिक बढ़ते जा रहा है, अगर 8 हो गया मतलब तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। 8 हो गया मतलब दुर्बल क्षार, कमजोर वाला क्षार। 9 हो गया मतलब और क्षार बढ़ गया। 11 हो गया मतलब क्षार, और 14 हो गया मतलब प्रबल क्षार वो बढ़ गया। तो पीएच जो स्केल होती है एक प्रकार से हमको ये बताती है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो गई तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर कौन सा क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है मतलब पदार्थ क्या है? अम्लीय है। और H+ आयन की सांद्रता नहीं है तो मतलब कैसा है? क्षारीय या उदासीन है ना। तो देखो पीएच स्केल क्या होती है? पीएच मान देखना ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, फिर से क्या बोला मैंने? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई। एक क्या विकसित की गई? एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, आपकी विज्ञान की बुक का पेज नंबर 27। पेज नंबर कितने पर? यहाँ पर 27 में दिया गया है। पेज नंबर 27 पर ये यहाँ से लिखना है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, है ना। अब इसके आगे पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी क्या है? सूचक है। पीएच में पी क्या होता है? सूचक होता है। और पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है? पुषांश। पी का मतलब होता है पुषांश। और पुषांश एक जर्मन शब्द है। पुषांश कैसा शब्द है ये भी लिखना। पुषांश एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। पुषांश का अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। पीएच स्केल ये पूरा यहाँ से लिखना है पेज नंबर 27 में। कॉपी में नोट कर लो, विज्ञान की बुक का पेज नंबर 27 है ना। देखो ना, इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक के अंक ज्ञात कर सकते। पीएच स्केल में क्या होते हैं? 0 से 14 तक के अंक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? देखो किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होगा। नीचे यहाँ पर लिखा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, क्या बोला मैंने? पीएच स्केल में, किसमें? पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम है। पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम है ना। तो अम्लीयता, अम्लीय विलयन होगा। विलयन कैसा होगा आपका? अम्लीय विलयन होगा। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है, क्या बोला मैंने? पीएच मान 7 से कैसा है? अधिक है। तो विलयन कैसा होगा आपका? क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 है मतलब विलयन उदासीन होगा। पीएच मान 7 से कम है मतलब विलयन कैसा होगा आपका? अम्लीय होगा। और पीएच मान 7 से अधिक है मतलब विलयन कैसा होगा आपका? क्षारीय होता है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। ये चित्र भी बना लेना है। ये नीचे तुमको एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये इस टाइप का। ये जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर रस कहाँ बनता है? तुमको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर एसिड कहाँ बनता है मालूम है? अपने पेट के अंदर। अपन जितना भी खाना खाते हैं पेट में एसिड बनता है। और वो जो अम्ल होता है इतना पावरफुल होता है, उसका पीएच मान 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में। वो बता रहा हूँ, अगर वो पीएच में अगर कहीं से निकाला जाए और कांच में डालेंगे तो कांच भी गल जाए। ये ऊपर वाले ने बनाया जैसा है नहीं कि नहीं? कई बार ऊपर वाले के सामने विज्ञान फेल हो जाता है नहीं कि नहीं? कुदरत के सामने, है ना। आज का मॉडर्न साइंस ताजमहल नहीं बना सकता, है ना। लाल किला नहीं बना सकता मॉडर्न साइंस, है ना।
है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। देखो ना, हल्ला नहीं, शांत है ना। क्या बोला मैंने, ऐसा होता है। तुम लोग को एक क्वेश्चन बन करके आया था जो कि गाइड में नहीं दिया है। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए। लिखो क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। और इसका जो उत्तर है आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। और इसका जो आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 29, है ना। पेज नंबर कितने पर? पेज नंबर 29 पर मिलेगा आपको, पेज नंबर 29 पर। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या बोलो मैंने, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, है ना। देखो अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, है ना। इसके नीचे से लिख देखो ना, इसके नीचे से हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, बुक में लिखा है ना, हमारी बॉडी 7.0 कहाँ से कहाँ तक, 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। मतलब अधिकतर हमारा शरीर कैसा होता है, उदासीन होता है। जीवित प्राणी केवल इस परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। जो इंसान मर जाता है ना, उसके शरीर का पीएच मान बहुत घट जाता है ना, और उससे दुर्गंध आने लग जाती है मृत होने के बाद। कोई जानवर यदि मर जाता है तो, है ना। आ रहा है समझ में आप लोग को, है ना। तो पीएच जो परास होती है 7 से लेकर कहाँ तक होती है, 7.8 तक होती है। क्लियर। वर्षा के जल, जब पानी के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इससे क्वेश्चन और उठ के आता है पेज नंबर 29 पर, है ना। जब पानी के जल का मान, वर्षा के जल का मान कितने से कम हो जाता है ना, 5.6 से कम हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब पानी तो बदल में शुद्ध है, बादल में पानी कैसा है, शुद्ध है, लेकिन कारखानों से जो अम्लीय गैसें निकलती है वो हवा में जमी रहती है। अम्लीय गैसें क्या रहती है, हवा में जमी रहती है। जैसे ही बरसात की बूंद आती है तो बरसात की बूंद हवा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेती है और एसिड बन जाती है। क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है, और अम्ल के रूप में बरसात होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग धीरे धीरे काला पड़ते जा रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण गेहूं जो होता है वो खराब हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब तालाब में इकट्ठा हो जाता है और जब उसको जंगली जानवर पीते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है, जंगली जानवरों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। देखो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है ना, तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है ना, और ऐसे में फिर मछली वगैरह जीवित रह पाती है क्या, नहीं रह पाती है। क्लियर। ये हो गया दैनिक जीवन में पीएच महत्व का पहला पॉइंट। अब दूसरा, अब देखो आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, इसके नीचे से यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट बनेगा इसका ना। अच्छी उपज के लिए अब पेड़ पौधे भी अच्छी मात्रा में उपज दे, आलू भी अपना अच्छे से फरे, है ना, मिर्ची लहसुन अदरक, है ना, धनिया, है ना, ये अपने अच्छे से क्या हो जाए, अपने अच्छे से ये फर जाए, अपने अच्छे से क्या हो जाए, फर जाए, है ना, अपने अच्छे से क्या हो जाए, फर जाए। इसके लिए पेड़ पौधों के लिए भी एक पीएच मान की एक विशिष्ट क्या होती है, परास होती है। तो देखिए इतना यहाँ पर लिख देना। क्लियर है। अब अगला, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का क्या पीएच, देखो हमारे पाचन तंत्र का पीएच देखो, ये अत्यंत रोचक है ना। पेज नंबर 30 पर आ गए अपन, पेज नंबर 30 पर, है ना। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, अब समझना, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा जो उदर होता है, उदर का मतलब होता है पेट, उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। हमारे पेट से क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl उत्पन्न करता है। और ये बिना हमारे पेट को हानि पहुंचाए भोजन के पाचक में क्या होता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में, अब कोई इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है, अब किसी इंसान ने ज़्यादा खा लिया, बिल्कुल यहाँ तक गले तक खा लिया, है ना, है ना, कोई इंसान ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, खाना खा लिया, ठूस के बिल्कुल खाना खा लिया, तो क्या होता है,
खाना आप जितनी मात्रा में खाओगे आपके पेट में उतनी मात्रा में अम्ल बन जाता है। तो जिससे आपने ज़्यादा खाना खा लिए तो पेट जो होता है बहुत अधिक मात्रा में HCl अम्ल रिलीज़ कर देता है। अब बहुत अधिक मात्रा में आपके पेट में एसिड हो गया है, एसिड तेजाब आपके पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है ना। तो फिर खट्टी खट्टी आने लग जाती है, डकार आने लग जाती है ना कि नहीं, है ना। उसके बाद है ना, समझना हल्ला नहीं। देखो उसके बाद क्या होता है, इसके साथ साथ पेट में जलन का अनुभव होता है। पेट में किसका अनुभव होता है? जलन का अनुभव होता है। इसलिए पीचमान का इतना महत्व होता है ना। समझ रहे हो ना। मतलब अमाशय का पीचमान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब अम्ल का उल्टा क्या होता है? क्षार। फिर अपन इनो लेते हैं, इनो में क्या होता है? एक प्रकार का क्षार मिला होता है। तो अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो वो उदासीन हो जाता है और पानी बन जाता है। इसलिए पर जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो किसका सेवन किया जाता है? क्षार का सेवन किया जाता है। अब अगला देखो दंत क्षय। अब पीएच के मान कम होने के कारण कई लोग के देखना आप लोग, जो दांत होते हैं दांत बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। दांत बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते। हल्ला मत करो यार भैया, क्यों पगला ही लगा रहे हो? देखो है ना, हल्ला नहीं, शांत देखो है ना, देखो ना। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब मैं यहाँ पर दंत क्षय बोल रहा हूँ, तुम उसका मुंह खोल के दांत दिखा रहे हो, तो ऐसे हंसी आएगी नहीं आएगी, है ना। देखो है ना, देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो ना, अब देखो दंत क्षय कैसे होता है, देखना ना। देखो है ना, हल्ला नहीं, शांत शांत शांत। पहले हंस लेते, अच्छा। देखो है ना, अब समझो ना। देखो क्या बोला मैंने? पीएच परिवर्तन के कारण, हो यार वीडियो बन रहा है, देखो ना। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय कम हो जाता है ना। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कैसा रहे? कम रहे, तो इंसान के दांत खराब हो जाना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। देखो दांत, यहाँ पर समझना, हमारे दांत जो बने होते हैं एक प्रकार से, हमारे दांत जो होते हैं एक प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, है ना। दांत काय के बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। दांत और हड्डियाँ काय की बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। और जब इसमें अम्ल पड़ता है तो दांत क्या होने लग जाते हैं? घुरने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं, और है ना, और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इतने पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में यहाँ पर आपको इतने पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ पर आपको? अब इसके बाद अब लवण परिवार, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? लवण परिवार की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में, एक क्वेश्चन नोट करो, कॉपी में क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए। ये बड़े क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस अध्याय से शायद कितने नंबर क्वेश्चन आ रहा है? वही है, वही आया है। चेंज होके वही वाला बन के आया है। लिखो क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए, अथवा करके लिखो। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? अथवा लिखो, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखो, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए, अथवा क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो बहुत आसान है। अपन ने लिए नमक, क्या लिए अपन ने यहाँ पर? नमक। नमक मतलब NaCl।
Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अपन ने नमक लिए, अपन ने क्या लिए? सोडियम क्लोराइड अपन ने नमक लिए। नमक के अपन ने 2 अणु लेते हैं ना, नमक लिया यहाँ पर अपन ने, और नमक का अपन ने पानी में मिला दिए। नमक अपन ने कहाँ में मिला दिए? पानी में मिला दिए। पानी का मतलब होता है H2O, जल। नमक का जलीय विलयन लिए, अपन ने नमक को कहाँ में मिला दिए? पानी में मिला दिए। इसका अपन ने जलीय विलयन ले लिए। नमक का अपन ने क्या ले लिए? जलीय विलयन ले लिए। नमक का अपन ने क्या ले लिए? जलीय विलयन ले लिए। मतलब कि अपन ने एक गंजा पानी लिए, उस एक गंजे पानी में अपन ने 2 चम्मच नमक ला करके अपन ने डाल दिए, तो ये क्या हो गया आपके प्रकार से? नमक का जलीय विलयन हो गया। क्लियर है? नमक का क्या हो गया? जलीय विलयन हो गया। और नमक के जलीय विलयन में तुम बात क्यों कर रहे हो बे? क्या शांत बिल्कुल हो ना। अपन ने नमक का जलीय विलयन लिए, है ना। नमक का अपन ने क्या लिए? जलीय विलयन लिए। अपन ने जल में क्या घोल दिए? नमक घोल दिए। नमक का अपन ने जलीय विलयन लिए, और इस जलीय विलयन में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित करे। अपन ने 2 तार ला करके उसमें डाल दिए। नमक के जलीय विलयन में अपन ने क्या प्रवाहित करे? विद्युत धारा अपन ने क्या करे? यहाँ पर प्रवाहित करे। तो यहाँ पर Cl मतलब क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस निकल करके बाहर चली गई। जब नमक के जलीय विलयन में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्लोरीन गैस कहाँ चली गई? बाहर चली गई। इसका जो आंसर है पेज नंबर 33 पर है। पेज नंबर कितने पर? 33 पर। लिख लो पेज नंबर 33 पर। क्वेश्चन क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए या क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखिए, है ना। इसका आंसर देखो ना, नमक के जलीय विलयन में आपने जब विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्लोरीन गैस क्या हो गया? यहाँ से बाहर निकल गई। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन भी बाहर निकल गई। कितनी हाइड्रोजन बाहर निकल गई? यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गई। यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकल गई। यहाँ पर सोडियम कितने बचे? 2 सोडियम बचे। यहाँ पर सोडियम कितने बचे? यहाँ पर आपके 2 सोडियम बचे। 2 क्या बचे? यहाँ पर आपके सोडियम बचे। ऑक्सीजन कितने बचे? यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन बचे। 2 यहाँ पर आपके क्या बचे? ऑक्सीजन बचे। और 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने हाइड्रोजन बचे? यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आपके बचे। तो जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है या NaOH बनता है। क्लियर है? पेपर में भी पूछ सकता है कि नमक से NaOH कैसे बनाएंगे। लिख लो NaOH के बनाने की विधि, और इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। पेपर में भी पूछ ले, कंफ्यूज मत होना कि कास्टिक सोडा बनाने की विधि लिखिए। तो ये क्या होता है? आपका कास्टिक सोडा भी होता है। केवल मैंने नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन बताएगा? चलो बताओ तुम। तुम बताओ। कुछ भी तो कहूँगा तो रहेगा। तुम इधर बता, तुम तो पूरे वो ही हो ये तो पीछे। अभी बताया ना मैंने। सोडियम क्लोराइड Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हो सके आप इसका चित्र भी बना सकते हो। ये चित्र यहाँ पर आपका दे दिया है ना। यहाँ पर देख सकते हो एक बीकर रखा हुआ है, यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है ना। देखो यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है? बीकर रखा हुआ है। यहाँ पर जल भरा हुआ है। यहाँ पर जल में अपन ने क्या मिला दिए? जल में अपन ने मिला दिए क्या? नमक मतलब NaCl अपन ने मिला दिए। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए अपन ने यहाँ पर, और क्या प्रवाहित कर दिए?
बिजली विद्युत धारा अपन ने प्रवाहित कर दिए तो क्या बन जाता है आपका NaOH बन जाता है। क्लियर है अब, है ना, है ना। क्वेश्चन लिखो अगला, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। क्वेश्चन लिखो, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। लिखो क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। ये आपका पेज नंबर 34 पर इसका आपका आंसर है, विरंजक चूर्ण का। पूरा टॉपिक दिया है, हेडिंग दिया है विरंजक चूर्ण करके, विरंजक चूर्ण की हेडिंग दी है। क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। अब देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है। अपन ने अभी इसके पहले क्या बनाए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने से क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने से कौन सी गैस उत्पन्न हुई थी? क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई थी। तो देखो, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड, क्या बोला मैंने? जलीय सोडियम क्लोराइड के 2H2O, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, है ना, क्या बना था यहाँ पर आपका 2NaOH बना था प्लस H2 बना था प्लस Cl2 बना था। जी बना था अपना क्लोर सारा अभिक्रिया में। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। फिर से अब भी पूछूंगा, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है ना। पेज नंबर 34 पर ना, किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और इस क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। क्या बोला मैंने? इस क्लोरीन का उपयोग कहाँ में होता है? विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कपड़े वगैरह धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए बिल्कुल पेवर सफ़ेद कर देता है ना। वो डिटर्जेंट होता है बेटा, ब्लीचिंग बोला मैंने, ब्लीच करने वाला, है ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और इस क्लोरीन का उपयोग अपन कहाँ में करते हैं? इस क्लोरीन का उपयोग अपन करते कहाँ में? विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। अब देखो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। आपने लिए चूना, बन्नी की दुकान से आपने चूना खरीद के लेकर के आए और आपने क्या लिए? चूना लिए। क्या लिए आपने? चूना लिए। और चूनों को आपने डाल दिए पानी में और घोल दिए। क्या कर दिए अपन ने? घोल दिए। क्या बोला मैंने? चूना लेकर के आए और चूना अपन ने कहाँ में डाल दी? पानी में डाल दिए। और चूना अपन ने क्या कर दिए? घोल दिए। तो बन जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, H यानी हाइड्रो, O यानी ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ये जो अपना बुझा हुआ चूना है, अब आपने ले लिया, घर पे करके देखना है। बुझा हुआ चूना ले लिया आपने, चूना में पानी मिला हुआ है। अब क्लोरीन गैस लेकर के आना और क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर देना। कौन सी गैस प्रवाहित कर देना? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देना। क्लियर है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इस विरंजक चूर्ण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है ना। एक कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और 2 क्लोरीन आपको यहाँ पर आ गए। यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर बचेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्लियर? आया आपको यहाँ पर समझ में? शुष्क बुझा हुआ चूना, फिर से, शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कौन बताएगा? शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता।
बुझा नहीं भाई, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है ना। शुष्क बुझा हुआ चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, शुष्क बुझा हुआ चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है ना। और क्लोरीन गैस कहाँ से आती है? सोडियम क्लोराइड। क्या बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग यहाँ पर नीचे लिखे है ना, ये नीचे लिखे यहाँ पर हेडिंग डालिए। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग जो पूछूंगा वही बताएगा है ना, अच्छे समझना है बिल्कुल। विरंजक चूर्ण का उपयोग, पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग मतलब कपड़े के उद्योग में, वस्त्र उद्योग में सूती, अब अपन रुई से अपन ने कपड़ा तो बना लिए, अब जो सूती का जो कपड़ा है अपना पेपर वाइट मिलता है अपन को, जबकि रुई तो बिल्कुल गंदी जाती है ना। तो सूती है ना, सूती और लिनेन के विरंजन के लिए कागज़ की जो फैक्ट्री होती है, कागज़ की फैक्ट्री में जो आपको जो कागज़ बनते हैं कापी के लकड़ी से बनते हैं, जंगल काटे जाते हैं फिर लकड़ी से बनाते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं। तो लकड़ी तो उबड़ खाबड़ कैसे रंग की होती है, लेकिन आपका कागज बिल्कुल वाइट निकल के आता है ना, तो उसका विरंजन किया जाता है, उसका बिल्कुल कलर उड़ाया जाता है। कलर उड़ाने के लिए विरंजक का उपयोग करते हैं। अगला, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। पीने वाला जो पानी होता है, पीने वाला जो जल होता है, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। फिर से पहला उपयोग क्या है यहाँ पर तुम्हारा? पहला उपयोग क्या है? पहला उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। क्या बोला मैंने? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और तीसरा, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कौन बताएगा? चलो तुम बताओ पीछे। पीने वाले जल, वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। लिखो क्वेश्चन, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। अथवा खाने का सोडा, अथवा खाने का सोडा, अथवा खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 या NaHCO3 से आप क्या समझते हो? से आप क्या समझते हो? से आप क्या समझते हो? इसके उपयोग लिखिए। देखो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन करके आ रहा है, यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, खाने का सोडा। खाने का सोडा आप लोग ने देखे होंगे जहाँ पर आलू पोंडे वगैरह बनते हैं, समोसे बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने के रस से जब गुड़ बनाया जाता है तो खाने का सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? खाने का सोडा। आपके घर पे भी रखा होगा खाने का सोडा। उसी खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। Na को क्या पढ़ते हैं अपन? सोडियम। Na को क्या पढ़ते हैं अपन? सोडियम। H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन। H को अपन क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। और CO3 को अपन पढ़ते हैं कार्बोनेट। तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, H यानी हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? अब देखो बेकिंग सोडा। अब इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर कितने पर? पेज नंबर 34, लिख लो इसको, पेज नंबर 34 पर, बुक के पेज नंबर 34 पर इसको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में आम, अब भी पूछूंगा, सुनना बारीकी से। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में करते हैं। कहाँ में करते? स्वादिष्ट खस्ता, खस्ता भी लिखा है यहाँ पर, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में करते हैं। खस्ता मतलब क्रंची, है ना कि नहीं? बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ में करते हैं? स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग, क्या बोला मैंने? कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से, मतलब जल्दी से, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी करते हैं, है ना। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या बोला मैंने? इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्लियर है? और इसको बनाने में, ये भी नमक से बनता है। कहाँ से बनता है? ये भी नमक से बनता है। अब देखो नमक से कैसे बनेगा। आपने लिए नमक, नमक का मतलब क्या होता है? NaCl। आपने लिए नमक, नमक में आपने मिला दिए पानी, नमक में आपने क्या मिला दिए? पानी। और पानी मिलाने के बाद इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित कर दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने के बाद यहाँ पर आपने डाल दी, और कौन सी गैस? NH3, अमोनिया गैस भी यहाँ पर आपने डाल दी है। देखो नमक से कैसे बनता है। नमक में पहले क्या मिला है? पानी। पानी मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद क्या मिलाया यहाँ पर आपने? अमोनिया गैस मिलाया। समीकरण लिखना है, इनमें नंबर मिलेंगे, है ना। कौन सी गैस मिलाया यहाँ पर आपने? अमोनिया गैस यहाँ पर आपने मिलाया। तो यहाँ पर क्या बनता है? सबसे पहले यहाँ पर बनेगा आपका NH4Cl। NH4 मतलब अमोनियम। जहाँ कहीं पर भी सूत्र में NH4 लिखा आएगा उसको अमोनियम पढ़ना। क्या पढ़ना? उसको अमोनियम पढ़ना। और Cl को अपन क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। तो क्या बना यहाँ पर आपका? अमोनियम क्लोराइड बना। और यहाँ पर बन जाएगा आपका NaHCO3। खाने का सोडा भी बन जाता है। तो खाने का सोडा कहाँ से बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडा कहाँ से बनता है? तुम हरकत मत दिखाओ दोनों, और तू भी हरकत, है ना। तुम पगलाई मत करो। मैं नाम काट दूंगा कोचिंग से, पहले स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ मैं, है ना। हरकत नहीं, पगलाई नहीं, है ना। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोला मैंने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कहाँ से बनता है आपका? नमक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है। समझ में आया? क्लियर, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका खाने का सोडा बनता है। अब इसके उपयोग क्या है? देखो ये लिखा है बेकिंग सोडा के उपयोग, है ना। बेकिंग सोडा, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं ना? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का पहला उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर भी बना सकते हो। दूसरा, ये एक प्रकार का क्षार है। एक प्रकार का है, क्या है? क्षार है। क्षार है तो पेट के अगर एसिडिटी बढ़ जाती है ना, ज़्यादा खा लेते हो और बिल्कुल पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो आप अम्ल को कौन निरस्त करता है? क्षार निरस्त करता है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो। ये एंटी एसिड होता है ना, है ना। क्लियर। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाले यंत्र लगे होते हैं, है ना। आग लग जाती है ना, मशीन लगी होती है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखो, धोने का सोडा किसे कहते हैं? लिखो ना, कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए, है ना। वाला एड में भयंकर देखता था पहले, है ना। लिखो ना, धोने का सोडा। क्वेश्चन लिखो, धोने का सोडा किसे कहते हैं? धोने का सोडा किसे कहते हैं? या सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है? या सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है? या सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है?
धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है? Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। Na2 का मतलब हो गया सोडियम, और CO3 का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट। CO3 का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट। तो धोने का सोडा बोलो या सोडियम कार्बोनेट बोलो या Na2CO3 बोलो, बात एक ही है। Na को पढ़ते अपन सोडियम और CO3 को अपन क्या पढ़ते? कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा किसे कहते हैं? देखो, इसका ओरिजिनल सूत्र होता है Na2 इंटू CO3 और इसमें 10 क्रिस्टलन जल होते हैं। H2 मतलब क्या होगा? क्रिस्टलन जल। क्लियर? देखो, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका आंसर है पेज नंबर 35 पर। पेज नंबर कितने पर है बुक के? पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर आपको आंसर मिल जाएगा। धोने का सोडा या Na2CO3, है ना? क्लियर? ये सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी अपन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? नमक या सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड या नमक से प्राप्त किया जा सकता है। किसको? धोने के सोडा को, है ना? सोडियम क्लोराइड या नमक से प्राप्त किया जा सकता है ना? बेकिंग सोडा को गर्म करके भी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। किसको? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका खाने का सोडा था। बेकिंग सोडा वो क्या था आपका? NaHCO3, ये खाने का सोडा था आपका, खाने वाला सोडा। इसको अगर आप क्या करोगे? गर्म करोगे। इसको यदि आप क्या करोगे? गर्म करोगे। यदि आप बेकिंग सोडा को यदि आप गर्म करते हो तो आपका धोने का सोडा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? धोने का सोडा यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर से क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको? यदि आप खाने का सोडा, खाने के सोडा को यदि आप गर्म करते हो, यदि आप बेकिंग सोडा को आप गर्म करते हो तो आपको धोने का सोडा, है ना, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? तो लिख देना, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखो, और यह भी एक प्रकार का क्या है? क्षारकीय लवण है। अब धोने के सोडा का उपयोग क्या होता है? देखो, पहला सोडियम, इसका उपयोग जो धोने का सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज के उद्योग में होता है। क्या बोला मैंने? इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज के उद्योग में होता है। अगला, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। क्या के उत्पादन में होता है? बोरेक्स। बोरेक्स एक प्रकार का पदार्थ होता है। जब आप 11वीं क्लास में मैक्स साइंस सब्जेक्ट लोगे तो केमिस्ट्री में आता है बोरेक्स, है ना? उसका एक अध्याय है ना? बोरेक्स क्या है यहाँ पर आपका, है ना? बोरेक्स भी एक पदार्थ होता है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। अगला, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। कहाँ में करते हैं? घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं। और जल की कठोरता दूर करने में, जल का क्या दूर करने में? जल की या पानी की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ये हो गया। क्लियर है? इतना तुमको क्या करना है पूरा?